अपोज करती है। जो हमारी मूवमेंट को अपोज करती है। हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम थोड़ा बेटर तरीके से चल पाते। नहीं सर, स्लाइड मार जाते। तो तुमने बोला ना कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमारी मूवमेंट को नहीं सर, अपोज करती है। मूवमेंट को अपोज करके वो हमारे चलना पॉसिबल कर देती है। अच्छा, मूवमेंट को ग्राउंड पे अपोज स्टेबिलिटी। करके हमारी को चलना पॉसिबल कर देती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर हमारा, हम चलते बट हम फिसलते हुए चले जाते, ऐसा स्लाइड कहना है। मारते। ऐसा कहना है आपका। यस सर। ठीक है। ओके। तो जैसे कि मेरे पास में ये एक रजिस्टर है और उसके ऊपर ये एक पेन है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो पेन है इस रजिस्टर के ऊपर किस पर है, रेस्ट पर है। अगर मैं इस पेन पर कुछ फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और ये पेन अपने आप रुक गया, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाई और फोर्स लगाने पे थोड़ा आगे चला और ये फिर अपने आप रुक गया, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का पहला लॉ बोलता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में चलता रहेगा, और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ जाती। यहां पर मैंने इस पेन के ऊपर एक फोर्स लगाई, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने बस इसको इनिशियली एक फोर्स लगाई, उसके बाद ये पेन किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो अब न्यूटन का पहले लॉ के हिसाब से ये रेस्ट पर कब आएगा, जब इस पे कोई फोर्स आएगी। अब ये जो फोर्स इस पर आई, इस फोर्स ने इसके ऊपर क्या काम किया, इसको रेस्ट पे लाया। कोई भी चीज, अगर सपोजली मैं भाग रहा हूं और मैं रुकना चाहता हूं, तो मेरे ऊपर फोर्स कहां लगनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में मैं भाग रहा हूं उस डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में भाग रहा हूं उसके ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट लगनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं इस पेन की बात करूं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं इस पेन की बात करूं, यहाँ पर ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि ये सपोजली मेरे पास में क्या था, एक सरफेस था, उस सरफेस पे यहाँ पर मैंने क्या रखा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऑफ मास m, पर मैंने कोई फोर्स आगे की तरफ लगाई, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए बताओ, पीछे की तरफ। तो ये मेरे पास में क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई फ्रिक्शन फोर्स की। तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग गया, पीछे की तरफ लग गया इसके ऊपर। ठीक है। अब ये फोर्स आई किस वजह से है, क्या कारण है इस फोर्स का आने का? आपने बोला इरेगुलरिटीज इन दी सरफेस, वेरी नाइस। तो किस तरह की इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेसेस में? टेक्सचर। क्या बोला तूने माधव? टेक्सचर। टेक्सचर। ओके। जैसे कि, जैसे ये मेरे पास में अभी रजिस्टर है, इसका ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ये देखने से हमें कैसा लगता है, स्मूथ फील करता है, बट जब हमने इस पेन को इसके ऊपर करा तो रुक गया ना, इसका मतलब ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी सरफेस को ना देख के नहीं बता सकते कि वो स्मूथ है कि वो रफ है। हमारी जो फीलिंग होती है ना स्मूथनेस की, वो सिर्फ किससे आती है, वो आती है कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है उतना वो शाइन करता है, और जब शाइन करता है तो हमें लगता है कि यार ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। जैसे कि सिंपल मैं लेता हूं एग्जांपल ग्लास का। ग्लास जो है, जब उसको हम धूप में रखेंगे तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो वो शाइन करेगा। बट क्या वो परफेक्ट स्मूथ सरफेस होता है, या बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस होता है ग्लास? स्मूथ तो होता है, बट क्या बहुत ज्यादा स्मूथ होता है? नहीं। अगर ग्लास के ऊपर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली ग्लास के ऊपर रुक जाएगा। तो इसका मतलब देख के हम किसी भी सरफेस के बारे में पता नहीं लगा सकते कि वो स्मूथ है कि वो रफ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बारे में कैसे जानना पड़ेगा, कैसे जानेंगे हम उसके बारे में कि भैया कैसा है वो? हमें उसको
माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा उसका, हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो फिर हमें क्या दिखाई देगा, हम उसके सरफेस के टॉप को देख पाएंगे। तो जब हम उसके सरफेस के टॉप को देख पाएंगे तो वो सरफेस हमें कैसा दिखाई देगा, वो सरफेस हमें दिखाई देगा कुछ ऐसा। ठीक है, जहां पर कि ये जो आपके पास में मैंने शेप्स बनाई हैं, ये शेप्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये शेप्स रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके पास में इरेगुलरिटीज, इनको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज। अब ये जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक ऑफ मास m है, जब ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा तो इस ब्लॉक ऑफ मास m के भी यहां पर क्या होंगी, इस ब्लॉक ऑफ मास m की भी यहां पर क्या होंगी, इरेगुलरिटीज होंगी सरफेस पे। अब जब इस ब्लॉक ऑफ मास m को इस सरफेस पे रखूंगा तो आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा, रेस्ट पर तो आ जाएगा, बट ये जो दोनों सरफेसेस इन कांटेक्ट है इनके बीच में क्या होगा, ओके। तो अभी जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं रेस्ट पर, तो क्या मेरे ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही है मेरे पे। फ्रिक्शन कब लगेगी मेरे पे, जब मैं चलूंगा या मैं चलने की कोशिश करूंगा। तो एक जो चीज आपको फ्रिक्शन के बारे में समझ में आ रही है कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नहीं है कि लग ही रही होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई काम नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स तभी आएगी जब कोई ऑब्जेक्ट चलना चाहेगा या फिर चल रहा होगा, पहली चीज। तो अभी तो यहां पर मैंने ये नहीं बोला ना कि मैंने इस ब्लॉक ऑफ मास m पर कोई फोर्स लगा दी है, मैंने तो सिंपली क्या बोला है कि मेरे पास एक सरफेस था और उसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ मास m मैंने रख दिया है। तो जब रख दिया है तो ये वाला जो आपके पास इरेगुलरिटी और ये वाली इरेगुलरिटी है, ये आपस में क्या करना चाहेंगे, कांटेक्ट पे तो आ ही गए, जब रख दिया तो कांटेक्ट में आ गए, तो और क्या करना चाहेंगे बेटा। ये मेरे पास में एक इरेगुलरिटी है, ये मेरे पास एक इरेगुलरिटी है, ये इरेगुलरिटी लेके आ रहा हूं, तो क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करना चाहेंगे, इंट्रैक्ट करके लॉक करना चाहेंगे अपना आप को। तो होता क्या है कि जब आप इस ब्लॉक ऑफ मास m की इरेगुलरिटीज को सरफेस की इरेगुलरिटीज के साथ कंपेयर करते हो, तो होता क्या है कि ये इरेगुलरिटीज का कुछ पोर्शन इसके साथ लॉक कर लेता है, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो लॉक कर लिया एक दूसरे को, तो जब लॉक कर लिया तो अब क्या हो गया आपके पास, यहां पर इनके बीच में क्या गई, एक फोर्स डेवलप हो सकती है ना। वो फोर्स कब डेवलप होगी, जब लॉक हो गया तब, या फिर जब मैं इस लॉक को तोड़ना चाहूंगा तब। वो फोर्स कब आएगी इनके बीच में, जैसे लॉक हो गया तो अब इनके बीच में अब फोर्स आएगी, या फिर मैं इस लॉक को तोड़ना चाहूंगा तब फोर्स आएगी, तोड़ना चाहेंगे तब फोर्स आएगी। तो इसलिए अब मैं खड़ा हूं तो क्या मेरे ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स है, नहीं। बट जैसे ही मैं क्या करने की कोशिश करता हूं, चलने की कोशिश करता हूं, तो मैं किस चीज की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर इसको समझो, इसमें किस चीज को करने की कोशिश कर रहा हूं जब मैं चल रहा हूं, लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लॉक को जब तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो लॉक्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, नहीं टूटना, नहीं टूटना, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स लग गई, फ्रिक्शन फोर्स। और लॉक जब ये चलना चाहेगा तो कहां चलना चाहेगा, आगे की तरफ ही चलना चाहेगा, तो लॉक इसको कहां पुश करना चाहेंगे, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग गए। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो फ्रिक्शन फोर्स का कारण है, वो कारण है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और वो इंटरेक्शन की वजह से जैसे ही वहां पर उस ऑब्जेक्ट को हम मूव कराने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरलॉकिंग या इंटरेक्शन कहता है कि नहीं, मेरे को इसको क्या करना है, मोशन नहीं करने देना है। नहीं करने देना है तो क्या लग जाती है, फ्रिक्शन फोर्स लग जाती है। अब आप में से कभी कोई फिसला है, फिसले हो, बहुत बार फिसले हो, कैसे फिसले हो, पीछे की तरफ फिसले हो, आगे की तरफ फिसले हो, पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। तो कभी मैं बोलूं कि जरा उस मूवमेंट पे चले जाओ जब आप फिसले थे, तो आपको क्या लगा कि किस कारण की वजह से आप फिसल गए, कि आपने पैर को किस तरह से रखा या आपकी बॉडी ने किस तरह का आपको रिएक्शन दिया कि आप फिसल गए। रखा बहुत आराम से था, तो ऐसा क्या था वहां पर कि तुम फिसल गए, फिसलन थी।
फिसलन को हम किस तरह से बोलेंगे? अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो अब हम फिसलन को किस तरह से बोलें? इरेगुलरिटीज कम थी वहां पर, तो इसका मतलब यहां पर जब इरेगुलरिटीज कम होंगी तो क्या चीज कम हो जाएगी? फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग कम हो जाएगी। इंटरलॉकिंग कम तो मतलब कौन सी फोर्स कम हो गई? फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई। ओके, इन्होंने बोला फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई। तो अब सपोजली मैं इस तरह से खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है? मैं इस पिक्चर को आपको दिखा देता हूं। मैं ही हूं ना? तो ये पोजीशन है, और ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है जिसमें हम चलते हैं? ऐसे ही चलते हैं, ठीक है? अब इस पोजीशन को मुझे तुम एनालाइज करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि मेरे लेग्स पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। उस ग्रेविटेशन फोर्स का मेरे चलने से कोई मतलब है? अब देखो मैं चल क्या रहा हूं, मैं चल कहां रहा हूं? आगे चल रहा हूं। मेरे पे ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रही है? नीचे। तो नीचे की तरफ तो मैं मोशन कर ही नहीं रहा, तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स का मेरे चलने में कोई लेना देना है? नहीं है। क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी तो मैं टेढ़े होके क्यों चलूंगा? मेरी बॉडी तो सीधी है बेटा। ऐसा थोड़ी अगर मैं ऐसे होऊंगा तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। ग्रेविटेशन फोर्स तो पूरी बॉडी पे लग रही है ना। ऐसा नहीं ना इधर अलग लग रही है इधर अलग लग रही है, ऐसा नहीं है। तो फिर तो जिन लोगों का पेट बहुत मोटा होता है उनका तो पेट नीचे खींच देगी ग्रेविटेशन फोर्स, अगर ऐसा होता तो। नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ कहां लग रही है? नीचे की। तो एक और चीज जो हमें समझ में आई वो कि जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं हमें उसी डायरेक्शन में किसको देखने की जरूरत है? फोर्सेस को, है ना? तो अब हम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो जब इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैरों को एनालाइज करके बताइए कि मेरे इस पैर पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रही है और मेरे इस पैर पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रही है। ये बैक वाला पैर है जो पीछे की तरफ है, तो बैक पैर ऐसे है मेरा इस वाली पोजीशन में, और मेरा फ्रंट लेग लैंड वाली पोजीशन में है, ठीक है? जब सिर्फ रखते हैं उसको। तो इस पोजीशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्रिक्शन फोर्स कहां कहां लग रही है तो बताइए कहां कहां? पीछे ये टोज वाला एरिया है, इस पर लग रही है। अब इसमें पीछे की तरफ लग रही है कि आगे की तरफ लग रही है? पीछे की तरफ बोला आपने कि इसमें पीछे की तरफ फोर्स लग रही है। माधव आपका आंसर क्या है? किसका सर? इस पे, कि ये वाला जो मेरा पीछे वाला लेग है हाँ। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रही है? पीछे की तरफ लग पीछे रही की है? तरफ। पीछे की तरफ। फ्रिक्शन आपका पीछे भी की आंसर तरफ। है पीछे की तरफ लग रही है फोर्स। तो ठीक है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि इस पे मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही है? पीछे की तरफ, ठीक है? अब जरा इसको एनालाइज करते हैं। जब आप ऐसे चलते हो तो आप ग्राउंड को कहाँ पुश करते हो? आगे की तरफ पुश करते हो कि पीछे की तरफ पुश करते हो? आगे की तरफ पुश करते हैं। चल जरा, जब आप चलते हो तो ग्राउंड को कहाँ की तरफ पुश करते हो? ग्राउंड को कहाँ पुश कर रहे हो? पीछे की तरफ। ग्राउंड को कहां पुश कर रहे हो आप? तो इसका मतलब आपका जो पैर है वो कहां जाना चाहता है? पीछे वाला। जब आप पीछे की तरफ पुश कर रहे हो तो अगर सपोजली यहां पर अगर मैं अपने पैर की बात करूं जिसमें मैं ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं, तो मेरा पैर कहां जाना चाह रहा है? जब मैं फोर्स जिस डायरेक्शन, देखो दोबारा देखो कि जब मैं ग्राउंड को पीछे ऐसे पुश कर रहा हूं तो मेरा ये जो पैर है इसकी टेंडेंसी कहाँ है? पीछे जाने की है ना, क्योंकि मैं इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा हूं? मैं इस पे पीछे की तरफ लगा रहा हूं। बट क्या मेरा ये वाला पैर पीछे जाता है? नहीं जाता पीछे। ये मेरा पैर कहाँ जाता है? आगे जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो मेरा लेग है, ये वाला लेग मेरा पीछे जाने चाहता है, बट ये पीछे जा तो नहीं रहा। तो कोई भी चीज पीछे तब नहीं जाती जब उस पर फोर्स क्या लग जाए? ऑपोजिट लग जाए। तो क्या यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आपको लग रहा है कि पीछे लग रही होगी? नहीं लग रही होगी। इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रही होगी? आगे की तरफ। अब सपोजली यहां पर
इस वाले लेग पर, जो बैक वाला लेग है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रही है। अब पानी बिखेर दिया मैंने, पानी बिखेर दिया तो मैंने क्या चीज कम कर दी? इरेगुलरिटीज कम कर दी। और इरेगुलरिटीज कम करने का मतलब मैंने कौन सी फोर्स कम कर दी? फ्रिक्शन फोर्स कम कर दी। अब क्या हो रहा है कि मैं ग्राउंड में ये जो लेग है मेरा, इसको कहां लेके जा रहा हूं मैं? पीछे। आगे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स आनी चाहिए थी वो नहीं आई, बिकॉज वहां पर क्या प्रेजेंट था? पानी। तो मेरा ये लेग कहां जाएगा? ये वाला लेग कहां जाएगा? आगे की तरफ फोर्स फ्रिक्शन है नहीं, क्योंकि पानी आ गया। और ये मैं इस पर फोर्स कहां लगा रहा था? पीछे की तरफ। तो ये मेरा पीछे पीछे कहां जाएगा? पीछे जाएगा। ये मेरा जब लेग पीछे जाएगा तो मेरी बॉडी कहां जा रही है? आगे की तरफ। तो फिर क्या करूंगा मैं? किस तरफ गिरूंगा? आगे की तरफ गिरेंगे। तो जब आप, बट सर, हाँ, 15,000 कुछ पेमेंट करे थे वो, 15 क्या नहीं, बोल रहे हो बेटा? 30 सर मैं कह रहा जब आप चल रहे होंगे तो हाँ। हमारा पैर ग्राउंड को पीछे पुश करता है। हाँ, ये पीछे वाला, पीछे वाला। आप पीछे वाला पैर जो होता है वो ग्राउंड को पुश करता है, हाँ। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ नहीं लगनी चाहिए। क्यों? ग्राउंड, क्यों हमारा सर? लेग कहां जाना चाह रहा है? सर हमारा लेग तो फिर ग्राउंड को पुश करके आगे जा रहा है ना। लेग तो ग्राउंड को पुश कर, हाँ, तो ग्राउंड ने ऐसी कौन सी फोर्स दी जिसकी वजह से तेरा लेग आगे गया? वो फ्रिक्शन दी, फ्रिक्शन थी। तो इसलिए आगे जा रहा है। यस। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हमारे पास होता है हमारी वॉकिंग को लेके, कि हमारे पर फ्रिक्शन पीछे लगता है। हाँ, तो आप, मैंने क्या बोला कि फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? फोर्स को, मोशन को। मोशन। आपको ये देखना है कि फ्रिक्शन किसको अपोज करता है। तो आप जब इंटरलॉकिंग हो भी रही है तो आप इंटरलॉकिंग कहां की तरफ तोड़ना चाह रहे हो? पीछे की तरफ फोर्स लगा के तोड़ना चाह रहे हो कि भाई तू पीछे जा। तो फ्रिक्शन क्या कह रहा है कि नहीं, आप पीछे की तरफ उस इंटरलॉकिंग को मत तोड़िए, मत तोड़िए। तो फिर वो कहां लग जाएगा? आगे की तरफ लगा देगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हमेशा ऑपोजिट लगता है, ये बोलना सही होगा, या फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है, ये बोलना सही होगा? मोशन के ऑपोजिट बोलना ये सही होगा ना। अभी इस स्टेटमेंट को भी मैं आपकी फॉल्स, गलत प्रूफ कराऊंगा। अभी जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हमें समझ में आ रहा है कि हम किस तरफ, हमारा लेग जो है वो किस तरफ मोशन करना चाह रहा है? पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग गई? आगे की तरफ। तो अगर आपके पास में पानी होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तो हमारा जो लेग, अगर लेफ्ट, ये पीछे वाला लेग है, ये उस सरफेस पे रखा तो हमारी बॉडी किस तरफ गिरेगी? आगे की तरफ गिरेगी। अब आ जाते हैं हम किस पर? फ्रंट लेग पर। फ्रंट लेग पर आ गए, ठीक है। अब ये मेरा फ्रंट लेग है, ये वाला, ओके। अब इस फ्रंट लेग पे अगर आप देखोगे तो मेरे फ्रंट लेग को मेरी जो बॉडी है वो कहां कह रही है? मेरी जो फ्रंट, आगे, क्योंकि मेरी बॉडी किस में है? मोशन में है। तो मेरी बॉडी का कुछ इनर्शिया है, और वो इनर्शिया क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज इन, इट टेंड्स टू रिमेन इन। तो ये तो अपना काम कर रहा था, बट ये जो मेरा फ्रंट लेग है, ये फ्रंट लेग क्या कह रहा है? फ्रंट लेग कह रहा है कि भैया बॉडी के साथ कहां जा? आगे जा। तो ये मेरा फ्रंट लेग कहां जाना चाहता है? आगे जाना चाहता है। ये फ्रंट लेग आगे जाना चाहता है, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगता है? पीछे की तरफ। अब सपोजिटली मेरा ये जो फ्रंट लेग है ये एक केले के छिलके पे पड़ गया। ये किस पे पड़ गया? केले के छिलके पे। तो जब मेरा ये फ्रंट लेग केले के छिलके पे पड़ा तो मेरा फ्रंट लेग, फ्रिक्शन क्या हो गया? वहां पे खत्म हो गया, कम हो गया। तो मेरा ये फ्रंट लेग कहां जाएगा? आगे। मेरा ये फ्रंट लेग आगे जाएगा तो मेरी बॉडी कहां जा रही है? पीछे। तो मैं किस तरफ गिरूंगा? पीछे की तरफ। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है अपॉन द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जब है तब कोई दिक्कत नहीं है, और जब नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हमारा चलना मुश्किल, या मतलब नॉट पॉसिबल। बिकॉज हम कोई भी एक चीज करना, अब चल तो तभी पाएंगे जब हम इसको क्या करेंगे? हाँ,
अगर सपोजली मैं बोलता हूं कि फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं है, तो क्या कोई हमारे पास तरीका है डिस्टेंस को कवर करने का? स्लाइड? तो फिर तो मतलब आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पर, क्योंकि आप फिसलते हुए चले जाओगे। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं फ्रिक्शन नहीं है और आपको फिर भी डिस्टेंस को कवर करना है, तो आप कैसे जाओगे? सर रस्सी के। रस्सी? और नहीं यार, रस्सी वस्सी नहीं यार, अरे रस्सी सर वस्सी रस्सी भी को कुछ नहीं है को तुम्हारा। बांध के आगे लगा दिया, फिर उसको खींच खींच के आप। तब भी तू फिसलेगा, रस्सी पे तू फोर्स लगाएगा, तू रस्सी पे ऐसे फोर्स लगाएगा, रस्सी तेरे को आगे की तरफ खींचेगी और तू फिसलता हो जाएगा। हाँ तो फिर जाएगा तो फिसल तो वहां हाँ, पर पर रस्सी तेरे तो पहुंच को होगी। कंट्रोल्ड मैनर में आगे जाना है, ये नहीं कि फिसल ऐसे तो लेट ही जाओ और ऐसे आगे आगे कर लो। कंट्रोल मैनर हाँ में मतलब खड़े तो होके लेट के ही जाना, जाएंगे। लेट के जाएंगे, हाँ ठीक है। रुकेंगे कैसे? बस बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है आपके पास में। तो क्या मेरे पास कोई तरीका है जिससे कि मैं आगे जा सकता हूं? नहीं है मेरे पास कोई तरीका। अगर मैं ऐसे कूद कूद के जाऊं तो, अगर मैं ऐसे कूदूं और कूद के बिल्कुल सीधा दोनों पैर सीधा ही रखूं तो कैसे होगा पता? मेरी बॉडी का जो इनर्शिया है मेरी बॉडी का है, तो मैंने क्या किया, ऐसे कूदा। जब मैं कूदा तो मेरी सारा जो जो भी मोशन था वो किस तरफ था? नीचे की तरफ। जब मैं कूदा तो मेरा सारा मोशन किस तरफ था? नीचे की तरफ। बट फिर भी कूदने पर भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं जब कूदूंगा तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं कूद रहा, मैं आगे भी जाना चाहता हूं। तो जैसे ही आगे जाऊंगा तो ये वाले दोनों लेग्स कहाँ की तरफ पुश कर रहे हैं? ये वाले दोनों लेग्स देखो पीछे पुश कर रहे हैं, पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, बट आगे की तरफ फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं ऐसे वहीं पे गिर जाऊंगा ऐसे। तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो किसी भी तरीके से मैं चल नहीं सकता, मतलब मैं खड़े होके तो नहीं चल सकता। तो इसका मतलब फ्रिक्शन नेसेसरी हो गया चलने के लिए। समझ में आया? ठीक है, ये केस समझ में आया फ्रिक्शन का? तेरे को समझ में आया माधव कैसे हमारी बॉडी वॉक करती है? यस सर। ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर ऊपर की तरफ एक फोर्स आती है बच्चों, जिसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास ऊपर एक फोर्स आती है जिसको अगेन हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। और नीचे की तरफ एक फोर्स आ रही है जिसको हम कौन सी फोर्स बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, रिएक्शन वो फोर्स है जो ग्राउंड लगा रही है, और फ्रिक्शन फोर्स भी कौन लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स है ना सर? हाँ, इसी रिएक्शन फोर्स को हम क्या नाम बोलते हैं? इसी रिएक्शन फोर्स को हम नाम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है। और ये ग्रेविटेशन फोर्स, और ये मेरे पास में फ्रिक्शन लग गया। इसको मैं फ्रिक्शन F1 बोल देता हूँ, इसको मैं फ्रिक्शन F2 बोल देता हूँ। समझ में आया? अलग अलग फ्रिक्शन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये कुछ हमारे ऊपर फोर्सेस हैं जो कि लग रही हैं जब हम चलते हैं। ओके, ठीक है। ये एक सिचुएशन हमने एनालाइज करी। अब एक और सिचुएशन एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा होगा। तो ये आपके पास में एक और सिचुएशन है जहां पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास में क्या है? एक स्लोप जैसी चीज है, और उसके ऊपर एक क्या रखी है? ईंट रख दी मैंने। तो अब मुझे बताओ कि अब ये जो ईंट है ये क्या करना चाहती है? इस स्लोप के ऊपर रख दिया, कहां जाना चाहती है? अब ये किसी ने हमें पढ़ाया है, ये तो हम देखते ही हैं यार। तो ये नीचे जाना चाहती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यार ये नीचे नहीं आ रही है, तो आप क्या बोलोगे कि कौन सी चीज है जो इसको नीचे आने से रोक रही है? फ्रिक्शन बोलोगे। अगेन क्या बोलोगे? फ्रिक्शन बोलोगे, क्योंकि ये नीचे आना चाहती है और हमें पता है कि अगर नीचे नहीं आ रही तो कोई ना कोई फोर्स है जिसको क्या कर रही है? अपोज कर रही है। और वो जो फोर्स इसको अपोज कर रही है उसका नाम क्या बोला है हमने? फ्रिक्शन फोर्स बोला है।
तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स कहाँ लग रही है, इधर की तरफ लग रही है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स कहाँ लग रही है, इधर की तरफ लग रही है। तो इस पर पीछे की तरफ एक क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस पे, ये जो दो बुक्स हैं ये आपके सामने रखी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये किस पर है, रेस्ट पर है, तो इस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, वेरी नाइस। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब इस बुक पर एक फोर्स लगा देता हूं मैं, सपोजली आगे की तरफ लगा दी मैंने फोर्स एक आगे की तरफ, बट मैं बोलता हूं कि ये बुक अभी भी नहीं चल रही है। इस पे फोर्स लगा दिया मैंने, बट मैं बोलता हूं कि ये बुक अभी भी नहीं चल रही है। तो अब फ्रिक्शन के बारे में क्या कहोगे, होगा कि नहीं होगा? सर फ्रिक्शन नहीं होगा, पर वो तो फिर उसका मास के कारण होगा ना। मास के कारण फ्रिक्शन होगा, अभी तक हमने नहीं नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा, आप कह रहे हो फ्रिक्शन नहीं होगा, बट मास के कारण पर वो नहीं चल रहा है। हाँ, ओके, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है सर कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हाँ, इज हमने जो डायरेक्टली पढ़ा है वो पढ़ा प्रोपोर्शनल टू है फोर्स। F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बेसिक यस वाला। सर। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा दूं सपोजली 1 न्यूटन हाँ का और मास रख देता हूँ 100 किलो का, हाँ, तो एक्सेलरेशन आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छा, आएगी पर वो बहुत नेग्लिजिबल होगी। आएगी बट वो बहुत छोटी होगी, ऐसा कहना है तेरा? हाँ, ओके, अब इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। तो तूने तो बोला ना कि भैया फ्रिक्शन नहीं होगा, मास की वजह से रुकेगा। पर सर 1 न्यूटन का फोर्स 100 केजी को मूव कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अगर वहां पर कोई और फोर्स उसको अपोज ही नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर सकता? तू मुझे बता कि कोई ना कोई फोर्स तो आपको चाहिए ना उसको रेस्ट पर रखने के लिए। हाँ, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं है पीछे की तरफ और उस पर एक छोटी सी हल्की सी फोर्स आगे की तरफ लग रही है, तो क्या वो मूव नहीं करेगा? कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा नेचर है यार, यही तो लॉ है। अगर आप स्पेस में चले जाओ और स्पेस में जाने के बाद में आपको कोई भी चीज नीचे नहीं पुल कर रही, तो आप कितनी भी छोटी सी चीज ले लो, वो क्या करेगी? अपनी जगह पे रहेगी, लोड करेगी। फ्लोट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। ठीक है, अब वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो उससे कोई मतलब नहीं है यार, फोर्स तो लगी रही थी ना। समझ गया? ठीक है सर। ओके, तो यहां पर याद रखिए कि फोर्स कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने के लिए तभी वो रेस्ट पर रहेगा जब उस पर फोर्स नेट कितनी होगी, नेट फोर्स कितनी होगी उस पर। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तभी रहेगा जब नेट फोर्स उस पर कितनी हो, 0। जब उस पर कोई फोर्स ना लग रही हो तभी वो किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। अगर मैंने यहां पर आगे की तरफ एक फोर्स लगा दी है तो इसका मतलब डेफिनेटली अगर इसको रेस्ट पर रहना है तो इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स आ रही होगी। और जब आपके पास में दो चीजें कांटेक्ट में आ जाती हैं तो कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स अपोज करती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब आपने बोला कि फ्रिक्शन फोर्स जो हमने फोर्स लगाई उससे ज्यादा, यही बोला आपने। तो अगर यहां पर मैंने फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने जहां पर आई है वो इस वाली फोर्स से ज्यादा हो गई, तो ये किताब क्या करेगी? मेरे पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है जो मुझे आगे की तरफ खींच रही है, बट पीछे की तरफ एक फोर्स और है जो मुझे पीछे की तरफ ज्यादा फोर्स से खींच रही है, तो मैं क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट बोली बेटा कि ये वाली जो फ्रिक्शन फोर्स है सर इस वाली फोर्स से ज्यादा होगी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करे जाएगा, पीछे चला जाएगा। बट क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है, जितनी ये फोर्स लग रही है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि ये फोर्स मैंने इनिशियली कितनी न्यूटन लगाई थी बेटा, 1 न्यूटन।
क्या बेटा? हाँ, उसके बाद भी वे रेस्ट पर कैसे है, अभी समझते हैं उस चीज को। मैंने यहाँ पर फोर्स कितनी लगाई है बेटा? चल नहीं रहा है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? ये फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। आसान है ना ये चीज समझना। अब मैंने बोला कि नहीं यार, मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोर्स को बढ़ा देता हूँ। इस फोर्स को मैंने बढ़ा के कितना कर दिया? इस फोर्स को बढ़ा के मैंने कर दिया बेटा 2 न्यूटन। अभी भी मैं बोलता हूं कि ये चल नहीं रही बुक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है वो कितना लग गया? 2 न्यूटन लग गया। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जितनी भी अभी तक हमने फ्रिक्शन के बारे में चीजें समझी हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? हमने समझा कि फ्रिक्शन क्यों होता है? इरेगुलरिटीज इन दी सरफेस। इरेगुलरिटीज इन दी सरफेस से क्या होता है? इरेगुलरिटीज इन दी सरफेस से होता है कि दो सरफेसेस आपस में आते हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, तो इसको इस तरह से समझो कि आपके पास में जब आपने आगे की तरफ फोर्स लगाई तो इन लॉक्स की कुछ एक ताकत है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हूं, मेरे सामने एक कंपटीशन रखा गया पंजा लड़ाने का। ठीक है? मेरे को बोला कि जैसे जैसे आप ओपोनेंट्स बीट करते जाओगे वैसे वैसे उनकी जो उम्र है और जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो पहला लेवल जो मेरा था, उस पहले लेवल में मेरे सामने एक किंडरगार्टन का बच्चा आ गया। तो जब मेरा सामने वो किंडरगार्टन का बच्चा आ गया तो क्या मैं जितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं उतनी मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा उसको हराने के लिए? मैं क्या करूंगा? कितनी फोर्स लगाऊंगा? जितनी उसकी मैक्सिमम, जितनी उसकी मैक्सिमम है उतनी फोर्स लगाऊंगा और वो कर दूंगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब मैं चला तो नेक्स्ट लेवल पे मेरे सामने रखा आ गया 3rd क्लास का बच्चा। अब वो जो फोर्स लगाएगा वो किंडरगार्टन के बच्चे से तो क्या होगी, बट स्टिल मेरे मैक्सिमम से क्या है? कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस बच्चे की जो मैक्सिमम फोर्स है उससे थोड़ी सी ज्यादा लगाऊंगा और बीट कर दूंगा। फिर मेरे सामने आ गया 10th क्लास का बच्चा। तो 10th क्लास का बच्चा आ गया तो अगेन अब वो मेरी फोर्स के नजदीक आता जा रहा है, बट अगेन मैंने उसको हरा दिया। अब मेरे सामने आ गया कॉलेज का बच्चा जो जिम करता था। ठीक है, अब वो आया मेरे सामने। जब वो मेरे सामने आया तो अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया होगा? मैंने अपनी मैक्सिमम ताकत लगा दी होगी। अगर मेरी मैक्सिमम ताकत उसकी मैक्सिमम ताकत से ज्यादा होगी तो मैं क्या कर दूंगा? हरा दूंगा। बट अगर उसकी मैक्सिमम ताकत मेरी मैक्सिमम ताकत से क्या होगी? ज्यादा होगी, तो क्या होगा? वो हरा दे। बट मैं पूरे टाइम क्या लगाता रहूंगा? फोर्स लगाता रहूंगा अपनी मैक्सिमम जो मेरी कैपेसिटी थी लगाने की। तो बिल्कुल इसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स की जो लॉकिंग है वो काम करती है। ये लॉकिंग इनके बीच में क्या है? इनके बीच में एक मैक्सिमम लिमिट है जितनी ये फोर्स एक दूसरे के बीच में लगा सकते हैं। जब मैंने यहां पर एग्जाम्पल ऐसा किंडरगार्टन का, तो आप समझ लिए कि लॉकिंग बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकती है, बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो क्या कहेगी लॉकिंग? वो कहेगी कि यार मैं अपने बीच में मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकती हूँ वो है 10 न्यूटन की, बट आप मेरे से कितना लगा रहे हो आगे? 1 न्यूटन। तो लॉकिंग कहेगी मेरे को मैक्सिमम लगाने की जरूरत ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? 1 न्यूटन ही फोर्स लगा दूंगी। फिर बोला कि 2 न्यूटन की लगाई, तो लॉकिंग बोलेगी कि अभी भी मेरे पास बहुत कैपेसिटी है तो 2 न्यूटन की लगा। तो ये काम कब तक होता रहेगा? जब तक 10 न्यूटन की फोर्स नहीं लग जाती। जैसी 10 न्यूटन से थोड़ी सी भी फोर्स ज्यादा होगी तो क्या होगा? अब ये तो उतनी ही लगती रहेगी, बट ये अब जब उतनी लगती रहेगी तो लॉक्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? टूटने शुरू हो जाएंगे। जब टूटने शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स कम होगी और ऑब्जेक्ट का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब कैसे कैसे चलती है? फ्रिक्शन फोर्स जितनी अप्लाइड फोर्स है उसके सबसे पहले क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कहां तक बढ़ती है? जब तक वो अपनी मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई और आपने फोर्स को लगाना बंद नहीं किया, आपने फोर्स और बढ़ा दी, तो
लॉक्स कहेंगे कि अब हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ चुके हैं, बट अब हम इसको सस्टेन नहीं कर सकते। सस्टेन नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे, टूटेंगे। टूटेंगे तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, कम होगी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। फ्रिक्शन फोर्स रहेगी जब वो फिर एक मूव नहीं doubt कर रहा आएगा। होगा, बट क्या हो जाएगी, हल्की सी कम हो जाएगी। हाँ बोलो माधव। सर एक डाउट था, पता नहीं ये फ्रिक्शन वाले से कनेक्ट होएगा कि नहीं कोई बात होएगा। नहीं, डाउट पूछ यार। हाँ। नहीं सर, जैसे अब डेजर्ट वाली सैंड होती है, क्या बेटा? डेजर्ट सैंड जो होती है, डेजर्ट सैंड होती है, हाँ उस पे हमें चलने में थोड़ी मुश्किल आती है। बिल्कुल आती है। वही सर, जैसे अपनी यहाँ की नॉर्मल जो मिट्टी होती है उस पे हमें चलने में आसानी होती है। बिल्कुल सर इसका कुछ फ्रिक्शन से कनेक्शन होएगा दोनों की? नहीं। नहीं? नहीं, तो सर उसमें किस पे होगा? उसका किस में है, उसका कनेक्शन है बेटा जो वहां का सरफेस और यहाँ का सरफेस है। तो सरफेस में डिफरेंस, क्या नहीं दोनों है? फ्रिक्शन अब में वो तो डिफरेंस है ही। नहीं, देख क्या होता है कि वहां टेक्सचर पे जब मतलब तू चलता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, जब डेजर्ट में चलता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैंड। सैंड है। जब तू सैंड पे अपना पैर रखता है तो पैर तेरा कहाँ जाता है, नीचे। अंदर की तरफ जाता है, धंसता है तेरा पैर। तो तेरा पैर जब धंस रहा है तो क्या उसको उतना आगे की तरफ मतलब तू उतना पुश कर पा रहा है उसको पीछे की तरफ चलने के लिए? नहीं। नहीं कर पा रहा ना। इस वजह से तेरे को चलना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो धस धस के चलता है वहां पे पैर, मतलब हाँ। वहां पर क्या करना पड़ता है, धसा, फिर पहले तो इसको उठाओ, फिर हल्का सा रखो, है ना, ऐसे करना पड़ता है। हाँ। वहीं पर यहाँ पर जब तू रेत पे चलता है तो रेत के नीचे कौन सा सरफेस है, हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस है। तो जब तू रखता है तो तेरे को क्या है कि जब तू कर पा रहा है तो पीछे की तरफ तू आराम से पुश कर पा रहा है, जिसकी वजह से तेरे को फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तेरा पैर धस नहीं रहा। तो सर वो धंसने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसके कारण होता है। हाँ, तो वहां पर क्या है कि वो सर्फ जो सैंड है वो लूज होती है बहुत, हाँ। है ना। अगर हाथ में लेते हो तो यूं बिखर नीचे गिर जाती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लूज होते हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर कुछ फोर्स आती है तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स दूर होते हैं तो तेरा पैर नीचे जा जाता है, धस जाता है। तो सेम यही सिनेरियो होता है जब हम बर्फ पे चलते हैं। सॉफ्ट बर्फ होती है ना, हार्ड बर्फ हाँ। की बात नहीं कर रहा, सॉफ्ट बर्फ की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो सॉफ्ट बर्फ में भी हमारा जो पैर है वो कहाँ धस जाता है, नीचे की तरफ धस जाता है। समझ में आया? ठीक है, ओके। ठीक है। हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना तो बेटा ऐसे है ना, तो वो तो हमारी इसकी ताकत हो गई। आप अगर ऐसे बोल रहे हो कि ऐसे नहीं कर पाते तो वो है कि फ्रिक्शन फोर्स वहां पर इसका मतलब ज्यादा है। एक तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, मतलब मास बहुत ज्यादा है उसका। तो मास ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी उस पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो उससे दो कारण आते हैं। जब आप किसी एक जो पत्थर है, आपको उस पत्थर को हिलाना है, तो पत्थर के पास एक तो है ही बहुत ज्यादा मास बहुत ज्यादा, तो उसको हिलाने के लिए आपको क्या चाहिए, फोर्स ज्यादा चाहिए। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, अगर मास ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर ऐसा उठाना है, ऐसे उठाना है, तो वो तो सीधा सीधा मास का है ना लेना देना, क्योंकि मास ज्यादा है तो उसका मतलब उसके ऊपर कौन सी फोर्स ज्यादा, अगर मास ज्यादा तो कौन सी फोर्स ज्यादा उसके ऊपर, जब ऐसे उठाने की बात कर रहे हैं हम सीधा। हाँ, मस्कुलर फोर्स तो हम लगा रहे हैं, बट हम उठा क्यों नहीं पा रहे उसको, कि कौन सी फोर्स उस पर ज्यादा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो मास ज्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा, तो मेरे को उसको उठाने में क्या होगा, मुश्किल होगी। समझ गए? ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा था वही समझाना चाह रहा था कि आपके पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरह से काम करता है। उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरह से काम करता है कि वो अपनी एक लिमिट तक पहले जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, बट अभी भी किस पर है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। एक लिमिट तक वो पहुंचता है, उस लिमिट के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन को एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब जो मैंने स्टार्टिंग लाइन लिखी थी, जो इसने भी बताई थी
कि द रीजन वी आर एबल टू वॉक, तो अब आपको समझ में आया कि हम क्यों फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम चल नहीं पाते। ओके और फिर हमने क्या किया, हमने 3 सिचुएशंस को एनालाइज किया कि इन 3 सिचुएशंस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैसे लग रहा है। इसमें हमने देखा कि यार ये नीचे आना चाहता है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग गया, पीछे की तरफ। इसमें देखा कि ये मेरा पैर पीछे जाना चाहता है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग गया, आगे की तरफ। ये वाला फ्रंट वाला पैर पीछे जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग गया, पीछे की तरफ। और अगर ये ऑब्जेक्ट आपके पास में है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, फिर हम किस पर आए, हमने ये एनालाइज कर लिया। अब आ जाते हैं हम ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन पे। और कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने आपको बताया था कि जब सरफेसेस की हम बात करते हैं तो उन सरफेसेस में क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सरफेसेस हैं जिनके बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इरेगुलरिटीज क्या है, एक दूसरे को टच कर रही हैं और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये इस तरह से मैच कर गई। ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ, तो जब इस पे फोर्स लगा रहा हूं आगे की तरफ तो देखो ये इरेगुलरिटीज की में एरो कहां की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो इंटरलॉक्ड ये रेजिस्ट मोशन, दे मस्ट बेंड और ब्रेक फॉर मूवमेंट। तो यही हमने बोला था कि भैया इनको टूटना पड़ेगा तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चलेगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में ये इंटरलॉकिंग हमें दिखाई देती है। समझ में आया? ठीक है, फिर बिल्कुल, क्योंकि उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी। ठीक है, बट वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेसेस इन कांटेक्ट के नेचर पर। समझ में आया? अगर मैंने यहीं पर बेटा पानी भर दिया तो क्या होगा, ये जो गैप्स हैं ये क्या करेंगे, फिल हो जाएंगे। जब फिल हो गए तो फिर इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? सर हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अब थर्ड इमेज में जो इंटरलॉकिंग हो रखी है उसमें सर उनके क्रैक होने के कारण जो ब्रिक का टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा, ब्रिक की जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। बेटा, क्रैक नहीं होते ये, ऐसा थोड़ी है कि ये इसको उखाड़ के ले जाएगा। ये बस क्या होगा कि ये जब ऊपर चलेगा तो अब हाँ क्या होगा कि अब जब ये चलना स्टार्ट कर देगा तो उसको लॉकिंग होने का क्या नहीं मिलेगा, अच्छा टाइम ही नहीं मिलेगा लॉक होने का। हाँ तो जब टाइम ही नहीं मिलेगा लॉक होने का तो क्या करता रहेगा, चल जाएगा आगे की तरफ। बट इनिशियली जब मेरे को स्टार्ट करना है तो लॉक तो है ना, तो तोड़ना तो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि इसको उखाड़ के ले जाएगा यहाँ से। तो सर ये जब तोड़ेगा तभी इसका जो सरफेस है वो हो जाएगा कंपैरेटिवली स्मूथर। कंपैरेटिवली स्मूथर नहीं, कंपैरेटिवली मतलब जो सरफेस है वो वैसे ही रहेगा, बस ये लॉकिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पर। सर सरफेस में उसका कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का भी सरफेस जैसा है वैसा ही रहेगा, बस ये लॉकिंग नहीं हो पाएगी बेटा। लॉकिंग। हाँ, ठीक है लॉकिंग नहीं हो पाएगी, सरफेसिस पे कोई फर्क नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अच्छा तूने चला दिया तो वो रगड़, हाँ बहुत घिस घिस के देर तक चलाता रहेगा। जैसे हमारे गाड़ी के टायर होते हैं वो धीरे 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 वेयर आउट होते चले जाते वही हैं। बोल रहा सर, घिस हाँ, घिस के हो तो जाए। वो तो बेटा फिर लंबे समय के लिए है ना। हाँ जब आप लंबे समय की बात करो तो फिर वेयर एंड टेयर तो होगा ही होगा। और फ्रिक्शन ठीक है। की जब होता है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है, जहां पर हीट। फ्रिक्शन होता है वहां पर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, हीट हीट। प्रोड्यूस होती है। और हमेशा आप देखना कि हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी जहां पर वो ऑपोजिशन होगा। गर्मी वहीं होती है जहां ऑपोजिशन होता है ना। हम भी गर्म कब होते हैं, जब हमारी बात नहीं मानी जाती। तो जहां ऑपोजिशन है वहां ही गर्मी होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से तभी हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो हमने ये जाना कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब आया कि भैया ये जो आपके पास में इंटरलॉकिंग है, अब हमें समझना है किसके बारे में, अब हमें समझना है कि हम अब एक तो हमने समझ लिया फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, बट अब हर सरफेसेस के लिए जो इंटरलॉकिंग होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होगी। तो क्या हम हर सरफेस के लिए बैठेंगे क्या माइक्रोस्कोप लेके कि भैया अब ये सरफेस कैसा है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसी लगेगी, क्या रहेगा, या फिर हम वहाँ पर कोई एक नंबर बता देते हैं। वो नंबर ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, वो नंबर कम होगा तो हम बोलेंगे कि यार यहाँ पे इंटरलॉकिंग कम है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में बर्फ है, 2 बर्फ की सिल्ली हैं, ओके, तो उन 2 बर्फ की सिल्ली को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करूंगा तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे
बहुत आसानी से स्लाइड हो जाएंगी या मुश्किल से स्लाइड होंगी? आसानी से स्लाइड हो जाएंगी, आपने ऐसे बोला। अब इसी तरह से अगर मेरे पास दो ग्लास के पीसेज हैं, एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास रख दिया, तो अब वो आसानी से स्लाइड हो जाएंगे, मुश्किल से स्लाइड होंगे? एक ग्लास का पीस है, उसके ऊपर दूसरा ग्लास का पीस रख दिया, नहीं होंगे, ऐसा बोल रहे हो आप। एक ग्लास के पीस के ऊपर दूसरा ग्लास का पीस रखा, तो आपने बोला आसानी से होंगे या नहीं होंगे? आपने बोला आसानी से, इसने बोला नहीं। तू क्या बोलता है माधव? सर जो ग्लास के कॉर्नर्स होते हैं वो तो रफ होते ही हैं। अरे रफ की बात नहीं, सरफेस की बात कर रहे हैं यार। एक ग्लास का पीस है, उसके ऊपर दूसरा ग्लास रख दिया तूने, और उसके बाद ऊपर वाले को तूने बोला कि चल, तो क्या होगा? चल जाएगा। चल जाएगा? बहुत मुश्किल से चलेगा। हाँ जब आप मुश्किल से रखोगे ना चलेगा, तो बहुत बस मुश्किल से चलेगा। अब बर्फ कैसी थी? स्मूथ। ग्लास कैसा है? इरेगुलर अगर है तो हाथ लगाओ उस पर, हाथ लगा तो आपके पास में क्या है? घिसड़ता हो तो चला जाता है, मतलब आराम सर से चला ग्लास जाता के शार्प एजेस होते हैं ना। है। एजेस शार्प होते हैं, बट वैसे सरफेस उसका कैसा होता है? तभी तो रिफ्लेक्टिंग है वो। ठीक है, तो बर्फ की सिल्ली, जब बर्फ की सिल्ली एक दूसरे के साथ है तो उनका भी स्मूथ सरफेस है, बट वो इतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पा रही। बट वहीं पर जब ग्लास ग्लास की बात कर रहे हैं, वो भी स्मूथ सरफेसेस हैं कंपैरेटिवली, बट उनके बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा है, उनके बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्फेसेस हैव डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शंस। हर किसी पेयर का अलग अलग माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन होता है। सम सर्फेसेस इंटरलॉक स्ट्रांगली व्हाइल अदर्स इंटरलॉक ओनली वीकली। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग दीज माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स एवरी, हर वक्त पढ़ने से बेटर है कि हमने क्या किया कि भैया हमने उनकी इंटरेक्शन के लिए एक सिंगल नंबर बोल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? इस लेटर से, म्यू। अगर इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नंबर बड़ा हुआ, अगर इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नंबर बड़ा हुआ तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कैसी होगी? ज्यादा। और अगर इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नंबर कम हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक और चीज बोल देखो, फॉर मोस्ट एवरीडे सर्फेसेस, जितने भी सर्फेसेस की हम बात करते हैं, अभी मैं लिखने के लिए आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है, इसी में से हम लिख लेंगे सब कुछ, मैं बस अभी समझा रहा था आपको। म्यू लाइज बिटवीन 0 एंड, मोस्ट सर्फेसेस जो हम पढ़ेंगे या हमारे सिलेबस में आएंगे उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 और 1 के बीच में रहेगा। बट कुछ ऐसे सर्फेसेस होते हैं जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? सर एग्जांपल, एग्जाम्पल जहाँ पे ज्यादा होता है 1 से ना। यार, सड़क, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस जो मटेरियल होता है ना जिससे सड़क बनती है, हाँ हाँ। उसमें ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ग्लू, ग्लू 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 नहीं होती, ग्लू लगा देते हैं हम, हाँ ग्लू लगा दे और उस पर फिर स्लाइड करने की कोशिश कर, अच्छा, नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां तो पे 1 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है 1 से ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि वहां पर यार क्या होता है कि वहां पर ना उसकी एडेसिव प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं, एडेसिव मतलब चिपकाने वाली प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। हाँ ठीक है, क्लियर है? तो अब समझ में आया कि क्या होता है आपके पास में कोफिशिएंट। तो हमने इरेगुलरिटीज को ना पढ़ के, इरेगुलरिटीज तो होती हैं वो हमने समझ लिया, बट उस इरेगुलरिटी को हम यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आप लिखना स्टार्ट करिए, मैं बताता हूँ क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिख रही है फ्रिक्शन फोर्स। सर आज क्लास कितने बजे तक है? बेटा अभी 10 मिनट हो रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, 15 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो गया था हमारे। हाँ ठीक है सर। ओके। और जब क्लास मेरी 5:15 की होती है तो तू 5:25 पे क्यों मैसेज करता है लिंक के लिए भाई? अरे सर वो आज सेरेमनी भी हुई थी अवार्ड की। क्या था आज? क्या हो गया था? बारिश की वजह से लेट हो गया? नहीं सर, अवार्ड सेरेमनी भी हुई थी और फिर बारिश की वजह से लेट भी हो गए थे। अच्छा, अवार्ड सेरेमनी थी। क्या मिला तेरे को भाई अवार्ड? सर 100 मार्क्स थे एसएसटी में। एसएसटी में 100 मार्क्स से उसका अवार्ड मिला है। हम्म। वेरी नाइस। चलो, तो लिखो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में।
this force arises due to contact between the due to contact between two objects or or two surfaces, between two objects or two surfaces, where one object tries to move over another object or surface. Another object or surface. The cause of friction force, the cause of friction force is the interlocking between the two surfaces in contact, interlocking between the two surfaces in contact. ठीक है, interlocking due to the surfaces in contact. All surfaces have irregularities in their when we talk about their microscopic structures. ऐसा कोई अभी तक तो नहीं है. एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक मटेरियल को जानते हैं जो बहुत ज़्यादा रफ होता है, बट ऐसा कोई सरफेस हमारे पास अभी तो नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ हो. वो उस पर भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि अगर आप आइस पे घिसड़ते हो ना, फिसलते हो, तो आप देखोगे कि आपको बर्न्स आ जाएंगे, छिल जाएगा यहाँ से. तो वो छिला क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हुआ ना वहाँ पर, तभी तो जनरेट हुआ वो फ्रिक्शन. ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया आपको? When we talk about their microscopic structures. Okay. तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, when we talk about their microscopic structures. Okay. आप ये वाला फिगर बना लेना प्लीज. ये वाला फिगर बना लीजिए प्लीज. ये वाला फिगर. यहां पे लिख देना irregularities of surface 1 और यहां लिख दीजिए irregularities
of surface 2. तो पहला है irregularities of surface 1 और दूसरा है irregularities of surface 2. As we see in the figure, these irregularities interlock with each other. These irregularities interlock with each other, or in other words, fit into the gaps of one another. Gaps of one another. Now, when a force is applied, on the object which we want to move, when a force is applied on the object which we want to move, tries to break these interlockings due to which a resistive force is developed, in the opposite direction to the tendency of motion. This resistive force is known as friction force. This resistive force is known as friction force. अब एक स्टार मार्क कर लो, स्टार, अब लिखो in other words friction force always acts in a direction. In other words, friction force always acts in a direction which opposes the relative motion between the surfaces in contact. तो फ्रिक्शन फोर्स कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. रिलेटिव मोशन का
कि ये ब्लॉक इस फोर्स एफ पे कहाँ जाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग गया, पीछे। अगर यही ब्लॉक पीछे जाना चाहता तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाता, आगे की तरफ। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद ये वाली फिगर बना लीजिए, एफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। ठीक है, ओके। फिर आता है, फिर लिखे हाउ डू वी मेजर, हाउ डू वी मेजर this interaction between the two surfaces. ये लिख लीजिए प्लीज, ये लिख लीजिए। जो आज मैंने समझाया वो समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। बट अभी तक हमने कहीं पर भी ये नहीं करा है कि फ्रिक्शन फोर्स लगती कितनी है, मतलब कैलकुलेशंस नहीं करी अभी हमने, सिर्फ समझा है आज। ठीक है, अब आप कभी एम्बियंस मॉल जाएं आइस स्केटिंग करने, तो अब आपको पता है, एक और तरीका बताऊंगा कि जिससे आप स्केटिंग में अच्छे हो जाओगे। तो अभी तो मैंने बस फ्रिक्शन समझा है। अब मैं थोड़ा सा जब आगे हम पढ़ेंगे तो एक चीज़ और समझाऊंगा, सेंटर ऑफ मास। जब हम वो चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको फिर किसी भी तरह के, जब आप आइस स्केटिंग करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप हैं, हाँ हाँ करते हैं ना ऐसा, कि ऐसे थोड़ा सा बेंड होके ऐसे बोलते हैं कि, तो उसका रीज़न समझाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। नॉर्मल स्केटिंग में भी होता है सर। है नॉर्मल स्केटिंग में भी होता नॉर्मल स्केटिंग में भी होता है ना। तो नॉर्मल स्केटिंग में भी क्या होता है कि तुम्हारे जो टायर होते हैं वो कैसे होते हैं यार, मतलब सर्कल होता है ना। तो सर्कल में क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस शब्द को याद रखना जो भी हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये बार बार हम यूज करेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। ठीक है, क्लियर है।